नमस्कार साथियों, मैं पवन सिंह गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के तहत आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अपनी अंतिम कक्षा में हम लोगों ने शब्द विचार के टॉपिक को प्रारंभ किया था और उसके जो विभिन्न विभाजन हैं उसकी हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोगों को उसके दो अन्य महत्वपूर्ण विभाजन पे अपनी चर्चा को प्रारंभ करना है। तो आइए हम लोग उन दो अन्य विभाजनों पे अपनी चर्चा का प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जब हम लोगों ने अंतिम अपनी कक्षा को समाप्त किया था तो वहां पे हम लोगों ने शब्द रचना का एक महत्वपूर्ण विभाजन जो है जिसका आधार क्या था, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। पहला हम लोगों ने जो पढ़ा था वो किसके आधार पे था, पहला हमारा था रचना और बनावट के आधार पे शब्दों का विभाजन, जिसके अंतर्गत शब्दों का विभाजन जो था वो हमारा 3 प्रकार से किया गया था। वो विभाजन आपका कौन कौन सा था? उसका पहला विभाजन था आपका रूढ़ि शब्द, दूसरा विभाजन था उसका यौगिक शब्द और तीसरा विभाजन योग रूढ़ शब्द था। इसका अध्ययन हम लोग पूर्ण कर चुके थे। और अपने दूसरे विभाजन जो था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने शब्दों को 5 प्रकार से बांटा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों का अध्ययन कर लिया था कि कैसे कौन से शब्द जो होते हैं वो तत्सम के अंतर्गत आते हैं और इसी प्रकार कौन से शब्द तद्भव या देशज और विदेशज के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शब्दों का एक अन्य विभाजन जो कि किसके आधार पे है, वो है आपका अर्थ के आधार पे। यह हमारा तीसरा महत्वपूर्ण विभाजन था, अर्थ के आधार पे शब्दों का विभाजन, है ना। ये तीसरा हमारा महत्वपूर्ण विभाजन था। तो इसका विभाजन हम लोगों को पढ़ना था। तो जब हम लोगों ने अपनी पहली कक्षा प्रारंभ की थी तो वहां पे चार्ट के माध्यम से हमने आपको एक फ्लो चार्ट दिया था कि जहां पे आपको आसानी से शब्दों का विभाजन करके और उसका क्या पुनर्विभाजन उसके माध्यम से आपको बताया था। तो वहां से आपके सामने स्पष्ट है कि जो हमारा अर्थ के आधार पर विभाजन किया गया था वो कितने प्रकार से किया गया था, वो 2 प्रकार से किया गया था। कितने प्रकार से किया गया था? 2 प्रकार से किया गया था। वो विभाजन आपका कौन कौन सा था? तो वो विभाजन आपका पहला था सार्थक शब्द, ठीक है। पहला शब्द क्या था? सार्थक शब्द। और दूसरा विभाजन इसका था निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, ठीक है, कि सार्थक शब्द क्या होते हैं और निरर्थक शब्द क्या होते हैं। तो आइए इस पे हम लोग अपनी चर्चा को आज प्रारंभ करते हैं कि क्या होते हैं सार्थक शब्द और क्या होते हैं निरर्थक शब्द। तो हम लोग सबसे पहले अपना देखते हैं सार्थक शब्दों को। सार्थक शब्दों को हम लोग देखते हैं कि सार्थक शब्द क्या होते हैं। तो देखिए मित्रों, इसको जानने से पहले आप क्या करेंगे कि इस शब्द को तोड़ लेंगे। इस शब्द को हम लोग क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। तो जब इस शब्द को हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए शब्द क्या टूटेगा, यह शब्द टूटेगा सा धन अर्थक, ठीक है। इस प्रकार से शब्द आपका टूटेगा साधन अर्थक। और ये देखिए आपको यहां पे सा क्या मिल गया, ये उपसर्ग मिल गया। सा क्या मिल गया? उपसर्ग मिल गया। और इस सा का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? इस सा का अर्थ होता है साथ अथवा सहित, ठीक है ना, साथ अथवा सहित। तो यहां से देखिए इसकी परिभाषा हम बनाने का प्रयास करते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसे शब्द
अब देखिए सात अर्थवा सहित है तो जिनका अर्थ सात होगा, देखिए बन क्या रहा है, सार्थक शब्द ऐसे शब्द होंगे जो कैसे होंगे, अर्थ के साथ प्रयुक्त होते होंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे, ऐसे शब्द जो अर्थ के साथ प्रयुक्त होते हैं अथवा वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। क्या होता है, निश्चित अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, आपके सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी इसकी परिभाषा क्या हो गई कि सार्थक शब्द क्या होते हैं, तो सार्थक शब्द को हमने तोड़ा, साधन अर्थक, और सा का मीनिंग क्या होता है, साथ अथवा सहित। तो यानी सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते होंगे जिनका कोई निश्चित अर्थ होता होगा। ठीक है ना। अब देखिए जब हम लोगों ने इस क्या कहते हैं अपने चैप्टर को प्रारंभ किया था तो वहां पे सबसे पहले हमने शब्द की परिभाषा ही आपको बताई थी, है ना। शब्द की परिभाषा जब बताई थी तो मैंने वहां आपको शब्दों की परिभाषा क्या बताई थी, आप लोग जरा उसको याद करने का प्रयास करें। शब्द की परिभाषा क्या कह रही थी, तो मैंने जब शब्द की परिभाषा आपको बताई थी तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि शब्द क्या होता है, शब्द वर्णों का एक समूह होता है। ठीक है ना, शब्द क्या होता है, वर्णों का एक क्या होता है, समूह होता है, जिसका क्या होता है, एक निश्चित अर्थ होता है। ये मैंने आपको शब्द की जब परिभाषा लिखवाई थी तब बताया था कि शब्द वर्णों का एक समूह होता है जिसका कि एक निश्चित अर्थ होता है, जिसका कि एक निश्चित अर्थ होता है। तो ठीक है, तो यही इस सार्थक शब्द की आपकी परिभाषा हो जाएगी। अब विभिन्न प्रकार के शब्द हैं, हम लोग क्या कहते हैं, शब्दों, अपनी बोलचाल की भाषा में हम लोग शब्दों ही का प्रयोग करते हैं, जैसे खाना, पीना, उठना, चलना, बैठना, गाना, रोना। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये शब्द क्या है, वर्णों को आपस में मिला दिया गया और इनका क्या एक निश्चित अर्थ निकला। तो ये सारे कैसे हो गए, ये सारे कैसे शब्द हो जाएंगे, सार्थक शब्द हो जाएंगे। क्लियर है। जैसे इसके उदाहरण में हम लोग लिख लें, जैसे खाना, पीना, ठीक है ना, पढ़ना, किताब, गाड़ी आदि। ठीक है ना, आदि। ये सब जो क्या हो जाएंगे, ये सभी किस तरह के शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे, ये सब आपके सार्थक शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है ना। तो यानी कुल मिलाकर के हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी जो भाषा में जो भी शब्द प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं अर्थ वाले शब्द, वो सारे ही शब्द क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। अब हम लोग चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं निरर्थक शब्द के अंतर्गत। ठीक है ना, निरर्थक शब्द क्या होते हैं। तो देखिए निरर्थक शब्द को देखने के हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, निरर्थक शब्द को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है ना, इसका विच्छेद जब हम लोग करेंगे तो देखिए यहां पे अब आपके सामने वही चीज आ गई कि यहां पे हम आपको विच्छेद पढ़ा चुके हैं। तो देखिए ये शब्द आपसे कहा निरर्थक, आपसे संधि में भी पूछ सकता है कि निरर्थक में कौन सी संधि है, निरर्थक में कौन सी संधि है। तो आप अगर इसको तोड़ना जानते हैं तो बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे, बहुत आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो देखिए किसमें टूटेगा, ये दो शब्दों में टूटेगा। निह इसका एक उपसर्ग बनेगा और दूसरा इसका जो पद होगा वो क्या होगा, अर्थक। ठीक है, अर्थक। अब कहीं भी अगर ये निह लग जाता है, ठीक है ना, तो ये निह देखिए संधि कौन सी हो गई, निह के कारण इसमें संधि हो गई विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। और निह का अर्थ क्या होता है, नहीं, नहीं।
ठीक है ना, नहीं का अर्थ क्या होता है, नहीं। तो अब इसको कैसे इसकी परिभाषा बनाएंगे, पहले तो इसकी परिभाषा बना लेते हैं। परिभाषा इसकी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा कि निरर्थक शब्द, ठीक है ना, निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई, जिनका कोई, जिनका कोई निश्चित अर्थ, निश्चित अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है ना। यानी क्या होता है, ये होता है आपका एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, ये शब्दों का या वर्णों का एक समूह होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो अब आप हमसे कहोगे कि सर जी ये तो गलत चीज हो गई कि जब आप शब्द की परिभाषा बताते हो तब आप शब्द की परिभाषा में हमसे ये कहते हैं कि शब्द क्या होते हैं, ऐसे वर्णों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ होता है। तो आप परिभाषा में तो ये कहते हो कि क्या वहां पे तो एक अर्थ मिलना ही चाहिए, यानी जब वर्णों को मिलाएंगे, जब अर्थ मिलेगा तभी वो शब्द बनेगा। और यहां आप हमें कह रहे हो कि निरर्थक शब्द में ऐसे शब्दों को लेंगे जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होगा। तो आप हमसे कहोगे सर जी ये शब्द ही कहां रह जाएंगे, ऐसे तो कोई फिर शब्द होने ही नहीं चाहिए जिसका अर्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परिभाषा को ही क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से उसको मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि निरर्थक शब्द होते हैं, कैसे होते हैं, अब देखिए कैसे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग सामान्य रूप से अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं या आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है ना, तो वो बातचीत करते समय क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी के शब्दों का प्रयोग करने के कारण हम लोग क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे ही बोल जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है ना। जैसे हम आपको उदाहरण देकर के समझाते हैं। जैसे मैंने अपने किसी मित्र को देखा, ठीक है ना, और शाम को हम लोग टहलने गए, तो हमने मित्र से कहा आओ भाई चलो टहलने वहलने चलते हैं, है ना। तो उससे हमने क्या कहा, आओ चलो भाई टहलने वहलने चलते हैं। तो यहां पे देखिए एक शब्द आपको क्या मिल रहा, ये शब्द देखिए। अब इसको उदाहरण के माध्यम से आप समझिए कि हमने उससे बोला टहलने वहलने चलते हैं, टहलने वहलने चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, टहलना तो आपका एक शब्द है, टहलना तो एक शब्द है, लेकिन वहलना को कोई शब्द है, वहलना कोई शब्द नहीं है। ये क्या हुआ कि भाषा की शीघ्रता के कारण, वाक्य प्रयोग के कारण ये शब्द क्या हुआ, सार्थक के साथ प्रयुक्त हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने किसी को निवेदन किया कि आओ भैया चाय पीने चले, तो हम लोग क्या कहते हैं, चाय पीने चले, ठीक है, जैसे किसी को कहेंगे। अब जब हम लोग क्या होता है अपने मित्र समूह में होते हैं, जहां पे क्या होता है कि किसी तरह का कोई फॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है, जहां पे हमें दिखावा नहीं करना होता, तो हम उससे क्या कहते हैं कि चाय पीने चले, हमने कहा और चाय वाय हो जाए यार, आओ क्या हो जाए, चाय वाय हो जाए, जैसे हमने यहां बोला। और इसका मैंने एग्जांपल आपको और भी पहले किया था, आप लोग देख करके बताने का प्रयास करें कि समास में इस उदाहरण का प्रयोग हम लोगों ने कहां किया था, ठीक है ना। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग देख करके इसको अपना रिवीजन करने का प्रयास करें कि इसका मैंने कहां पे प्रयोग किया था। तो जैसे मैंने बोला हो भाई चाय वाय हो जाए, तो भाई चाय का लिए तो ठीक है, चाय एक शब्द है, हिंदी का एक सार्थक शब्द है, एक पेय पदार्थ है, लेकिन वाय है क्या कोई चीज, वाय कोई चीज नहीं है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहां पे क्या है, ये जो चाय के साथ प्रयुक्त हो रहा है वाय, या टहलने के साथ जो शब्द प्रयोग हो रहा है बहलने, यही क्या हो जाते हैं, शब्द कैसे हो जाते हैं, निरर्थक शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अब इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक तरीके से अगर दूसरी भाषा में हम इसको कहना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग किसके, सार्थक शब्दों के साथ करते हैं, ठीक है ना। आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, और ना हो तो आप पॉइंट बना करके इस चीज को लिख लीजिए, आप पॉइंट बना करके इसको लिख लीजिए। यहां पे मैं लिखवा दे रहा हूं, पॉइंट बना करके आप लिख दीजिए, नोट में आप लिख लीजिए कि जो निरर्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्दों का प्रयोग
निरर्थक शब्दों का प्रयोग सदैव सार्थक शब्दों के साथ होता है। ठीक है, कैसे होता है? साथ में होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो निरर्थक शब्द होंगे वो हिंदी भाषा में कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाएंगे। जैसे मैंने यहां पे देखे एक शब्द लिखा, जैसे मैंने लिखा मैं, ये वाक्य खाना खाता हूं, ठीक है ना, मैं खाना खाता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए खाना एक शब्द है, इसका प्रयोग क्या स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, ठीक है ना। खाना का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं, देखिए हम लोग बोलते हैं खाना वाना हो जाए, या हम किसी से पूछते हैं और भाई क्या हालचाल है, खाना वाना हो गया आपका, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग यही पूछते हैं ना, खाना वाना हो गया, ठीक है ना। तो खाना तो क्लियर है, ये शब्द कैसा हो गया, सार्थक हो गया, लेकिन वाना कोई शब्द नहीं है। तो अगर हम चाहें यहां पे इसकी जगह इस वाना को प्रयोग कर दें स्वतंत्र रूप से, तो हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते मैं वाना खाता हूं, कोई मीनिंग ही नहीं बनेगी, है ना, वाना कोई चीज ही नहीं होती, तो उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। तो वही इस पॉइंट के माध्यम से मैंने आपको लिखवाने का प्रयास किया है कि जो निरर्थक शब्द होते हैं, ठीक है ना, निरर्थक शब्द होते हैं वो कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं लाए जाते, यानी स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग कभी भी नहीं किया जा सकता। हां, सार्थक के साथ यानी युग्म में उनका प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। अब जैसे बोले मैं खाना वाना खाता हूं, तो ये आपका वाक्य हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि क्या हुआ, सार्थक और निरर्थक का क्या किया गया, वहां पे युग्म प्रयोग किया गया, वहां पे क्या किया गया, युग्म प्रयोग किया, तो यहां पे उसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि निरर्थक शब्द क्या हो जाएंगे, जैसे हमने बोला टहलना बहलना, यानी युग्म में जो सार्थक के साथ प्रयुक्त होने वाला जो दूसरा वर्ण होगा, ठीक है ना, युग्म में सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाला जो अन्य शब्द होता है, वो शब्द आपका क्या कहलाता है, वो शब्द आपका क्या कहलाता है, वो आपका निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे क्या हो गया, मैंने टहलना बहलना बोला, तो टहलने बहलने में कैसा हो गया, ये हो गया आपका सार्थक शब्द, और ये बहलना क्या हो गया, ये हो गया आपका निरर्थक शब्द। ठीक है ना, क्लियर है, समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से जो आपका एक महत्वपूर्ण विभाजन था शब्द विचार का, तीसरा विभाजन जो था अर्थ के आधार पे, वो कितने प्रकार, अब देखिए पेपर में क्वेश्चन जरूरी नहीं इसके अंदर जाकर के पूछे, आपसे सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन उठा सकता है। जब मैंने आपको चार्ट बना करके दिया था तब आपको बताया था, आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ देगा अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, और वहां आपको ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 5, बताइए, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, 2 प्रकार से किया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका इस प्रकार से जो शब्दों का तीसरा विभाजन था वो समाप्त हुआ। आइए हम लोग अपने अगले विभाजन पे चर्चा करते हैं, जो कि किसके आधार पे था। अगला विभाजन हमारा था विकार के आधार पर, ठीक है, विकार के आधार पर। विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्दों का विभाजन। तो आइए देखते हैं विकार के आधार पर शब्दों का विभाजन ये क्या है। तो विकार के आधार पे, तो पहले हम विकार के आधार पे जानने के लिए हम इस शब्द को ही जान ले कि ये विकार क्या होता है। ठीक है, विकार का मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विकार का जो अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन, परिवर्तन, अथवा इसी को हम लोग बोलते हैं बदलाव। क्या बोलते हैं, बदलाव। ठीक है ना, लिखते जाएंगे आप लोग। तो विकार के आधार पर शब्दों का विभाजन जो किया गया है वो भी मुख्यतः 2 प्रकार से किया गया है। ठीक है ना, 2 प्रकार से किया गया है। पहला शब्द जो आता है वो क्या कहलाता है,
विकारी शब्द। कैसे शब्द? विकारी शब्द, ठीक है ना। और दूसरा इसका जो विभाजन है वो कहलाता है अविकारी शब्द। क्या कहलाता है? अविकारी शब्द, ठीक है ना। तो हम लोग फिर से देखते हैं कि भाई ये विकारी और अविकारी क्या होता है, ठीक है ना। विकारी और अविकारी क्या होता है। तो देखिए, विकारी शब्द, विकार का मतलब मैंने आपको क्या लिखा? परिवर्तन अथवा बदलाव, ठीक है ना। यानी विकारी शब्द क्या होंगे? विकारी शब्द ऐसे शब्द होंगे, ऐसे शब्द होंगे जो परिवर्तनशील होंगे, परिवर्तनशील होंगे। अर्थात उनमें बदलाव संभव होगा। उनमें बदलाव संभव होगा। यानी इसकी परिभाषा आपकी क्या बनी कि विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे शब्द होंगे जिनमें परिवर्तन संभव हो या बदलाव संभव हो, ठीक है ना। यानी उनमें जो भी किसी प्रकार का चेंज होना होगा वो संभव होगा, ठीक है ना। अब बात तो ये तो एक इसकी परिभाषा कि जिनमें क्या होगा? परिवर्तन संभव होगा। और इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो फिर से हम क्या करेंगे? इस शब्द को हम तोड़ लेंगे तो यहां हमें क्या मिलेगा? एक आ उपसर्ग मिलेगा और एक शब्द मिलेगा विकारी, जो इसका मूल शब्द होगा, ठीक है। आ उपसर्ग अगर कहीं भी आता है तो उसका अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है मित्रों? नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसकी परिभाषा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? इसकी परिभाषा जब हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे कि ऐसे शब्द जो परिवर्तनशील नहीं होते हैं, जो परिवर्तनशील नहीं होते हैं, परिवर्तनशील नहीं होते हैं, अथवा जिनमें बदलाव नहीं होता है, जिनमें बदलाव नहीं होता है, ठीक है ना। वे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। कि क्लियर है? परिभाषा इसकी क्लियर हो गई कि जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएंगे? विकारी कहलाएंगे। और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है अथवा बदलाव नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे? अविकारी कहलाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए दोनों परिभाषा में एक चीज आ रही है, परिवर्तन अथवा बदलाव। यहां भी देखिए और यहां भी क्या? परिवर्तन अथवा बदलाव। तो यहां पे महत्वपूर्ण यह चीज है कि अगर परिवर्तन और बदलाव हो रहा है किसी शब्द में तो उसका आधार क्या होगा, ठीक है ना। हम किस आधार पे इसको देखेंगे कि उन शब्दों में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो शब्द में जो परिवर्तन का आधार होता है वो क्या होगा? वो यहां पे होगा लिंग। परिवर्तन का यहां पे हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे परिवर्तन का जो आधार होगा, परिवर्तन का आधार, परिवर्तन का आधार, ठीक है। किसके आधार पे हम चेक करेंगे कि कोई शब्द विकारी है या कोई शब्द अविकारी है? तो उसका आधार जो होगा वो हमारा क्या होगा साथियों? ये याद रखिएगा, वो होगा लिंग, वचन, काल अथवा कारक, ठीक है ना।
लिंग, वचन, काल अथवा कारक। यानी इन चार चीजों के आधार पे, इन चार चीजों को हम लोग आधार बनाएंगे, ठीक है ना। ये क्या होंगे, परिवर्तन का या बदलाव का क्या करेंगे, आधार प्रदान करेंगे। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग दूसरे शब्दों में अगर देखें तो इन्हें हम लोग बोलते हैं शब्द परिवर्तन की इकाई। शब्द परिवर्तन की इकाई, है ना, कि कोई शब्द जो हमारा है उसका परिवर्तन कितने आधार पे संभव है, ठीक है ना, कितने आधार पे हम किसी शब्द में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या है, निम्न चार प्रकार से हम किसी भी शब्द में परिवर्तन कर सकते हैं। वो क्या होता है, एक होता है आपका लिंग, एक होता है आपका वचन, एक होता है आपका काल और एक होता है आपका कारक। साथियों, ये भी हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगे हम लोग इस पे भी अपनी चर्चाओं को करते रहेंगे और करेंगे, ठीक है ना। जैसे लिंग है तो हिंदी में जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी में लिंग का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि संस्कृत में जैसे होता है तो संस्कृत में लिंगों का प्रकार 3 प्रकार से होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। लेकिन जब हम हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पे लिंगों का विभाजन 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा, एक या तो पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग, ठीक है ना। इसी प्रकार वचन की अगर बात करते हैं तो हिंदी में वचन का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, एक वचन अथवा बहुवचन, ठीक है। काल हमारे 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो होता है हमारा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और कारक जो होते हैं जिसकी चर्चा हम लोग अपने ये हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम लोग करेंगे, जो कि 8 प्रकार के कारक होते हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। एक हम लोगों ने अपने अंतिम जो क्लास थी समास की क्लासों में भी कारकों की एक छोटी सी चर्चा की थी, जहां पे हम लोगों ने तत्पुरुष समास के अंतर्गत कारकों के प्रकार की चर्चा की थी। तो आपके लिए प्रश्न ये है कि आप लोग ये बताएं कि तत्पुरुष समास में कारकों के आधार पे कितने प्रकार से तत्पुरुष समास को विभाजित किया गया है, ठीक है ना। यानी दूसरे शब्दों में ऐसे याद करें कि तत्पुरुष समास में कितने प्रकार के कारकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग कमेंट में करके आप लोग बताएं कि तत्पुरुष समास के आधार पर कारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, तो अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपको क्लियर हो गया कि जो भी शब्दों में बदलाव अथवा परिवर्तन होगा वो किसके आधार पे होगा, लिंग के, वचन के, काल के और कारक के। अगर इनके आधार पे शब्द क्या है, परिवर्तित हो रहा है, इनके आधार पे क्या, अगर शब्द परिवर्तित हो रहा है तो शब्द आपका क्या कहलाएगा, विकारी शब्द कहलाएगा। और अगर इन्हीं चारों के आधार पे शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो वो शब्द क्या कहलाएगा, अविकारी शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अविकारी शब्द कहलाएगा, ठीक है ना, पक्का। अब हम लोग देख सकते हैं कौन सा शब्द आपका विकारी के अंतर्गत आता है और कौन सा शब्द आपका अविकारी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जब हम लोग चर्चा करते हैं अपनी विकारी शब्दों की, तो विकारी शब्दों के अंतर्गत हम लोग देख लीजिए संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी यहां से आप एक चीज पहचान सकते हैं बहुत आसानी से कि जो संज्ञा शब्द होंगे अथवा जो सर्वनाम शब्द होंगे, विशेषण के शब्द होंगे या क्रिया के शब्द होंगे, ये किसके अंतर्गत आएंगे, आपके विकारी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। यानी कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं हम कि जैसे संज्ञा है तो उसमें परिवर्तन संभव है, ठीक है ना। जो सर्वनाम है उन शब्दों में परिवर्तन संभव है, विशेषण और क्रिया, इसी प्रकार विशेषण और क्रिया में भी क्या है, परिवर्तन संभव है। और उस परिवर्तन को जो आधार होगा वो आधार क्या होगा आपका, वो आधार होगा आपका लिंग, वचन, कारक और काल, ठीक है ना। इनके आधार पे परिवर्तन संभव होगा, ठीक है ना। तो ये जो 4 प्रकार हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण,
इसके अंतर्गत जो भी शब्द आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे आपके, वो आपके विकारी शब्दों के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। और दूसरा महत्वपूर्ण इसका प्रकार है अविकारी। तो इसके अंतर्गत आप किसका किसका प्रयोग करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग प्रयोग करेंगे क्रिया विशेषण, या इसको हम लोग लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है ना। इसके अंतर्गत प्रयोग होगा आपका अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण संबंधवाचक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है ना। तो ये जो चार प्रकार हैं हमारे, ठीक है, शब्दों के क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इसका प्रयोग आप किसके अंतर्गत करेंगे, अविकारी शब्दों के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा अविकारी का प्रकार है, ठीक है, तो इन चार में, हाँ यहां पे एक चीज और लिख ले, निपात भी जो होता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, निपात जो होता है वो भी अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। निपात का प्रयोग भी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, अविकारी शब्दों के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो आगे के अपने लेक्चरों में हम लोग यही अपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक कि क्या होते हैं, इनकी चर्चाओं को करेंगे। ये हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहां से आपका स्टार्ट होगा शब्द रचना के बाद से, ठीक है। संज्ञा क्या होती है या उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे उनका हम लोग वर्गीकरण करते हैं या कैसे हम उनको पहचानते हैं, उसका हम लोग अपने आगे के लेक्चरों में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार सर्वनाम और इन सब का जो हमारे प्रकार है इसकी चर्चा को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके सामने स्पष्ट है कि विकारी और अविकारी जो है हमारा विभाजन शब्दों का एक था, जो किसके आधार पे था, विकार के आधार पे, और कितने प्रकार से वो संभव है तो वो आपके सामने यहां पे स्पष्ट है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ जो आपका ये टॉपिक है शब्द रचना का वो पूर्ण होता है, ठीक है। अपनी आगे की क्लास में हम लोग हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ सामने उपस्थित होंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी इस जो टॉपिक है इसका क्या कहते हैं घर में रिवीजन करें, अभ्यास करें। आप सब लोगों के मन में एक शंका होगी कि सर इसका अभ्यास सत्र आपने हम लोगों को नहीं कराया या नहीं बोला, ठीक है। वो बच्चों मैंने जानबूझ करके इसलिए आपके सामने नहीं रखा कि देखिए शब्दों की कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। तत्सम तद्भव जो शब्द हैं उसका कोई भंडार नहीं, कितने आप पढ़ सकते हो, या मैं आपको कराऊंगा तो कितने तत्सम तद्भव कराऊंगा, ठीक है। या इसी के अंतर्गत जैसे हम बात करेंगे देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, संकर शब्द है, तो कहां तक हम आपको शब्दों की प्रैक्टिस कराएंगे। बहुत ज्यादा अभ्यास प्रश्न होगा तो हम 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन का आपको अभ्यास कराएंगे। तो उससे अच्छा यह है कि आप सबके पास आपकी अपनी एक अभ्यास पुस्तिका होगी, उससे आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों की प्रैक्टिस करें। देखिए जो नियम थे, जो पहचान थी, वो मैंने आपको बता दी। अब हर चीज आपके पास नोट्स के रूप में मौजूद है, आप उन नोट्स का अध्ययन करें, उन्हें याद करने का, नोट्स को याद करने का प्रयास करें, और उसके बाद सीधे सीधे कॉपी में या आपकी जो भी अभ्यास से रिलेटेड किताब है उससे जाकर के आप अपने अपने अभ्यास प्रश्नों को हल करें। तो जितने ज्यादा प्रश्नों को आप हल करेंगे उतना ज्यादा जो भी आपका सब्जेक्ट है या जो आपका विषय है उस पर आपकी कमांड होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जानबूझ करके इसमें एक अभ्यास सत्र नहीं रखा, क्योंकि अभ्यास सत्र के माध्यम से क्या होगा, अगर मैं आपको 20, 25, 30 क्वेश्चन कराऊंगा तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हमने सर ने इसको करा दिया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नहीं, अब इसका अभ्यास मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपको जहां से जो भी शब्द मिलता है आप उसमें अपना अभ्यास करें, ठीक है। और यदि किसी शब्द में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है आपको पहचानने से संबंधित, तो वो फिर आप क्या करें, हमें कमेंट में भेजें, ठीक है। उसका हम लोग आपको आंसर क्या करेंगे, उत्तर प्रदान करेंगे, ठीक है। और जो भी उसमें जो आपको डाउट होगा उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक।
तो इसी चीज के साथ हम अपने आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं यहाँ पे, और आप लोगों से आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आप लोग इसके लगाएं। और अंत में फिर वही आपसे मेरी करवृद्ध प्रार्थना है साथियों, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे क्या हो कि ये जो मुहिम हमारी है ये क्या हो, सार्थक हो, ठीक है ना, ये अपनी जो सार्थकता है इसको प्राप्त करें। और फिर अपनी किसी समस्या के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें उसका लिंक आपको दिया हुआ है, वहां पे आपको इनकी जो अभ्यास प्रश्न की शीटें हैं वो भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है, और अधिक प्रश्न वहां पे आपको देने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर आपको अभ्यास प्रश्न से संबंधित कोई समस्या भी है तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके उसका अभ्यास प्रश्न कर ले, हम वहां पे इसकी भी जो शीट है वो वहां पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।